हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डिवाइस हमारे पास यूनिट थर्ड में जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। क्लास 10 से जब वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ाया जाता है तो आपको गैल्वेनोमीटर भी बताया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी, वही बात जो आपने पहले पढ़ी है हम उसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है करंट के स्मॉल अमाउंट को या फिर करंट को किसी सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए कि वहां पर करंट है या नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। देखिए, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव क्यों बोला जाता है, ये बात हम इसके स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस used to measure or detect the small amount of current। अगर कहीं पर करंट है और हमें सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि करंट है या नहीं है, हम वहां पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से चीज इजीली पता लगा सकते हैं। इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो आपने इससे रिसेंट जो वीडियो की थी जिसमें आपने लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो टॉर्क उसके ऊपर लगता है, लास्ट की वीडियो थी हमारी टॉर्क की, वो कंसेप्ट गैल्वेनोमीटर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो इसके प्रिंसिपल पे जब हम लिखे तो हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो आप लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या मीनिंग था इसका, व्हेन अ करंट carrying conductor is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque। is placed in uniform magnetic field, it experiences a टॉर्क। ये हमने स्टेट में पढ़ी थी टॉर्क के टॉपिक की। तो टॉर्क के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि अगर आप अब इसका डायग्राम देखो ध्यान से तो ये नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं जो मिलकर मैग्नेट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, क्योंकि पैरेलल रेज मिलेंगी आपको। उसके बीच में आपने एक कॉइल रख दी है ABCD। अब इस कॉइल की वजह से जो रोटेशन होगी कॉइल में, तो वो किसकी वजह से होगी, टॉर्क की वजह से। सेम ऐसा ही कंसेप्ट है, हमने डिवाइस बना दिया इसको। इसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। दो पोल्स के बीच में एक कॉइल को रखा गया है और दोनों में से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। वन एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू मिरर एंड देन मिरर इज कंट्रोल्ड बाय टोरिजन हेड एज। मिरर इसलिए लगाया गया है, सॉरी, मिरर का काम है डिफ्लेक्शन नोट करना। जो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि करंट सर्किट में है या नहीं है, वो जो डिफ्लेक्शन है वो मिरर से ही नोटिस की जाती है। और इसको ऊपर एक टोरिजन हेड के साथ अटैच किया गया है, इसलिए ताकि इनकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होकर अपनी पोजीशन चेंज ना कर ले, इसलिए ऊपर से इनको जो है वो अच्छे से टाइट किया गया है, बांध दिया गया है एक तरीके से। इसके बाद इसी सेम कॉइल जिसका एक हिस्सा टोरिजन हेड के साथ जोड़ा गया है, द अनदर हेड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग S1
टू मेंटेन इट्स पोजीशन एट इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब ये कोयल घूमना शुरू करेगी तो ऊपर से तो टोरिजन हेड इसको कंट्रोल कर रहा है, नीचे से ये एक स्ट्रिंग है, जैसे ये घूमेगी तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी तो रोटेशन में वापस भी आएगी, रिस्टोरिंग का भी काम होगा। तो ये जो नीचे स्ट्रिंग लगा रखी है ये इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग के केस में आप देखते हो वही सेम चीज यहाँ पर है। ये इसके ज्यादा मोशन से ये स्ट्रिंग भी यहाँ पर बैंड ना हो जाए, इसलिए इसको भी एक अलग से यहाँ सपोर्ट दे रखी है। हमें T1 T2 हमने तो ब्रोंज की स्ट्रिप ली है, पेज कह सकते हो आप, फिक्स है, हमने इससे एक तार को यहाँ बांध दिया ताकि इसको सपोर्ट मिलती रहे और ये अपनी पोजीशन से ना हिले। अब देखिए, एक आयरन कोर को बिल्कुल बीच में, एल आयरन कोर बोला गया है इसको कोयल के बीच में रखा हुआ है, लेकिन ये कोयल के साथ टच नहीं कर रहा क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन का काम यहाँ पर कर रहा है। हमने कोयल के बीच में इसको रखा है क्योंकि ये जो है एक तरीके से अपने अंदर क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा। देखो, जब करंट यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा जो मेन करंट को क्या करेगा या मेन जो इफेक्ट है उसको अपोज करेगा। तभी तो बंद होने पर, जब आप गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं कर रहे तो बंद होने पर यही फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग S1 इस कोयल को उस पोजीशन में ले आएगी नेचुरल वाली में। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने किसी सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, आपने कनेक्ट करते देखा कि भाई इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप गैल्वेनोमीटर को हटा लोगे तो डिफ्लेक्शन जो आ रहा था उसको न्यूट्रल भी तो होना है। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो वो डिवाइस अगली बार कैसे यूज करोगे। तो ये जो दो चीजें हैं S1 और L, ये उसी को दोबारा से न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। वो जो इफेक्ट पहले लगा है उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट को फिर एक मेटेलिक केस के अंदर रखा, नॉन मेटेलिक केस के अंदर रखा जाता है। नॉन मेटेलिक इसलिए ताकि इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो केस आपने बनाया है वो इसके अंदर इंटरप्शन ना डाल दे। मेटेलिक होगा तो मेटल होगा तो उसके ऊपर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, तो वो फर्दर कुछ रिजल्ट में इंटरप्शन ना डाल दे। तो इस सारी चीज को, ये जो बक्सा सा बंद कर रखा है हमने बोतल की शेप का, ये एक नॉन मेटेलिक केज है जो हमने इसमें लिया है। अब अगर लेंथ इस कोयल की L है और ब्रेथ इस कोयल की B है, अगर I is the amount of current flowing through the coil, B is the magnetic field between north and south pole of magnet, N is the number of turns of coil, ये वो टर्म्स है जो यूज होने वाली है, आपको मीनिंग पहले ही बताओ कि लेंथ को L, ब्रेथ को B, मैग्नेटिक फील्ड को B, करंट को I, नंबर ऑफ टर्न्स को N, एंड थीटा इज द एंगल व्हिच कॉइल इज मेकिंग विद मैग्नेटिक फील्ड। आपने लास्ट आर्टिकल में भी किया था, कोयल जो आपने रखी थी उसने थीटा एंगल बनाया था डायरेक्शन ऑफ B के साथ, वही थीटा एंगल हम जो है यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी वर्किंग कि काम कैसे करेगा। देखिए, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रखेंगे, करंट इज पास करेंगे इसमें से। देखिए, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैक्सिमम टॉर्क इज व्हेन current is passed through the coil placed in uniform magnetic field, then maximum torque it can experience। कितना हो सकता है मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू NBIA। मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, आपने जो फॉर्मूला किया था वो था NBIA cos थीटा। तो मैक्सिमम का मीनिंग है कि थीटा की वैल्यू हमने 0 ले ली, यानी कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल की पोजीशन में है, तो थीटा 0 हो गया
तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो गई NPIA। देखिए लेकिन ये जो टॉर्क इस कॉइल पे लग रहा है, ये टॉर्क इस कॉइल को रोटेट करेगा, ठीक है। अब जब रोटेट करेगा तो जो स्ट्रिंग है नीचे लगा रखी है, ये जो स्ट्रिंग दिखा रखी है, ये ट्विस्टेड हो जाएगी। जैसे कोई चीज अगर रस्सी से लटका दो, उस चीज को आप घुमाओगे तो रस्सी के अंदर बल पड़ जाता है, लपेटा सा आ जाता है रस्सी के अंदर। अगर अब आप उस चीज को छोड़ दोगे तो रस्सी अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, ताकि वो अपने अंदर पड़े हुए बल को क्या कर ले, न्यूट्रल कर ले। ये चीज सबने नोटिस की गई है। तो जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू करती है तो ये जो स्ट्रिंग S1 है, ये ट्विस्टेड हो जाती है। ट्विस्टेड का मीनिंग है इसमें क्या आ जाता है, बल पड़ जाता है। तो इसके अंदर एक फिर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को बंद करोगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस कॉइल को दोबारा से उसी पोजीशन में ले आएगी जिसमें ये पहले थी। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले देख लीजिए जो हमने बोला, ड्यू टू टॉर्क कॉइल विल रोटेट, ड्यू टू टॉर्क कॉइल विल रोटेट एंड स्ट्रिंग गेट ट्विस्टेड, स्ट्रिंग get twisted, due to which a restoring force will develop, due to which a restoring force will develop, जिसकी वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। इन स्ट्रिंग विच ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर ऐसा होगा तो वो जो फोर्स होगी, जो आप कह रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है, वो प्रोपोर्शनल होगी थीटा के। जितना ज्यादा ट्विस्ट हुआ है उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए उसको ओरिजिनल में लाने के लिए। जितना कम ट्विस्ट हुआ है, जितना छोटा एंगल, उतनी कम फोर्स चाहिए आपको। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पर k, लेकिन माइनस के साथ आएगा। वो इसलिए क्योंकि जो थीटा ट्विस्ट हुआ है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। कोयल ऐसे रखी हुई थी, कोयल तो ऐसे ट्विस्ट हुई है, यानी कि एंगल तो इस तरफ हुआ है, लेकिन ये वाली फोर्स तो किस तरफ मूव कराना चाहेगी उसको, वापस। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, क्योंकि थीटा तो इस टॉर्क की वजह से आया है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस का साइन लगा दिया है। अब अगर इस कॉइल को, इस गैल्वेनोमीटर को आपको सही रखना है, सही का मीनिंग है ये नहीं कहना लैब में जी गैल्वेनोमीटर तो खराब हो गया है, इसमें तो पहले ही एक रीडिंग शो हो रही है, अभी तो हमने इसको कहीं कनेक्ट ही नहीं किया। ऐसी चीजों से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। वो तब रहेगा जब जितना टॉर्क इसके ऊपर लगा है वो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स के, ताकि जब भी आप सर्किट से हटाओ तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा से न्यूट्रल कर दे जैसे ये पहले था। अगर टॉर्क ज्यादा हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स कम हो गई, तो इसके अंदर डेविएशन रह जाएगी। अब डेविएशन रह जाएगी तो ये फिर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो जो टॉर्क है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉर्क क्या था हमारे पास, NPIA, और फोर्स जो है हमारे पास वो है K थीटा। माइनस का साइन जो है वो हमने इग्नोर कर दिया, इसलिए डायरेक्शन को दिखा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाली, देखो I क्या आ गया, K थीटा अपॉन में आ गया NPA। दोबारा से देखो ध्यान से, हम
अब ये जो टर्म आपको दिखाई दी थीटा से अलावा के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होते हैं, 5 10 20 नंबर ही तो है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, स्टार्टिंग में ही आपने बोला है तो उसकी वैल्यू भी सेम है। एरिया भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, आपने जो लेंथ और ब्रेड्थ दी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगी। यानी कि सारी चीजें जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सबको क्यों ना हम एक ही कांस्टेंट के अंदर रख लें। इन सबको मैंने G लिख दिया, G फॉर गैल्वेनोमीटर, मैंने सिर्फ G के अंदर लिख दिया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हटा दे तो I प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मीनिंग है कि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम करंट उतनी कम डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है, आपने देखा है। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया उसकी वर्किंग में कि जो करंट है वही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर, जिसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग हमने स्टडी की। दो टर्म इसके साथ और जुड़ी हुई है जो आपसे पूछी जाती है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है। देखो, एज वी रिटन इन द फर्स्ट लाइन दैट इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि करंट की बहुत थोड़ी सी वैल्यू के लिए ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बोला है। जैसे होते हैं ना सेंसिटिव पौधे होते हैं, आपने देखा है वो टच मी नॉट प्लांट, थोड़ा सा भी आपने टच किया उसका रिस्पॉन्स आपसे बहुत ज्यादा था, उसने पूरे के पूरे पत्ते को मुरझा दिया। यानी कि वो सेंसिटिव है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्शन ले रहे हो लेकिन रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। वही सेम यहाँ पर है, थोड़ा सा भी करंट कहीं पे दिख जाएगा सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको सेंसिटिव बोलते हैं। अब इसकी जो सेंसिटिविटी है दो टाइप की है। एक, जब थोड़े से करंट की वजह से ये सेंसिटिव हो जाता है तो उसको करंट सेंसिटिव बोलते हैं। एक, जब ये वोल्टेज की वजह से सेंसिटिव हो जाता है तो इसको फिर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो लिखिए, पहला जो केस है वो लिखते हैं हम, फर्स्ट है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किसे कहेंगे हम, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, यानी कि करंट के अकॉर्डिंग जितनी भी डिफ्लेक्शन उसके अंदर आई है। पर यूनिट का मीनिंग है कि करंट की 1 डिग्री मान लो, डिग्री हमने वैसे बोल दी, 1 एम्पियर वर्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि थोड़े से करंट में जितनी डिफ्लेक्शन आई है उसको आपने क्या बोल दिया है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम सिंपल CS लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, करंट सेंसिटिविटी। आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। किसके इक्वल आ गई, डिफ्लेक्शन पर करंट, डिफ्लेक्शन इज थीटा एंड पर करंट इज I। डिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, थीटा से, और पर यूनिट करंट बोला तो अपॉन में आ गया आपके पास I। थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी, देखिए, सॉरी, I की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी, क्या है, ये रही थीटा, अपॉन में आ जाएगा K, थीटा ऊपर चला गया NBA। देख लीजिए, I की वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दी, थीटा से थीटा कैंसिल आउट और ये हो गया NBA बाय K। ये है सेंसिटिविटी किसकी, हमारे पास करंट की सेंसिटिविटी आ गई है। अब जो दूसरी सेंसिटिविटी है वो है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन में भी वही आएगा कि इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। तो फिर फॉर्मूला क्या बना,
वोल्टेज सेंसिटिविटी का थीटा बाय वोल्टेज, तो यहाँ बन गया थीटा बाय वोल्टेज। अब V की वैल्यू तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में कहीं है नहीं हमारे पास, V की वैल्यू तो कहीं नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको पता है कि V की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा अपॉन में हमने लिख दिया आई आर। अब आई आर लिख दिया तो अब आप एक चीज यहाँ से जो पुट कर सकते हो वो क्या है, थीटा हमें यहाँ से खत्म करना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो ये पहले था एन बी आई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, सिर्फ के आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो गई एन बी आई ए अपॉन में आ गया के, और पहले से क्या है आई और आर, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ गया आपके पास एन बी ए अपॉन में के आर। जो ऊपर फॉर्मूला आया है करंट सेंसिटिविटी का और जो नीचे फॉर्मूला आया है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, एक ही चीज का डिफरेंस है, वोल्टेज में अपॉन में रेजिस्टेंस भी है, जबकि करंट सेंसिटिविटी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, टोटली कांस्टेंट क्वांटिटीज है जो के पे डिपेंड करती है, जो आपने स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट वहां पर हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जिसमें हमने इनकी सेंसिटिविटीज भी एक्सप्लेन की। आने वाली वीडियोस में हम कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है या कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, वो आने वाली नेक्स्ट